नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। प्रोफेसर ए.के. मलिक सर, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं मनोविज्ञान जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के, और साथ ही साथ पूर्व डीन रहे हुए हैं कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय के जोधपुर के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने कई स्थानों पर, जैसे आरपीएससी में, एमपीपीएससी के अंदर, यूपीएससी में इंटरव्यू पैनल एक्सपर्ट के रूप में वो रहे हैं और हमारे साथ लंबे समय से उत्कर्ष के हमारे आधार स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं। सर ए.के. मलिक सर, मैं आपका हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी छात्रों को जो सुन रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। तो सर आज का हमारा जो पैनल है सर, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके मन में ये भय होता है कि सर कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी आरपीएससी मेंस ले रहे, मेंस के बाद उनको इंटरव्यू देना होगा। और हमने तो उत्कर्ष क्लासेस के अंदर फाउंडेशन बैच से ही हमने इंटरव्यू के क्लासेस स्टार्ट कर दी सर, आपके नेतृत्व के अंदर चल रही है। जयपुर और जोधपुर सेंटर दोनों पे चल रही है और जल्दी हम इंदौर और प्रयागराज के अंदर भी इसको करने जा रहे हैं सर। तो सर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विद्यार्थियों की तरफ से हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस कड़ी में सर सबसे पहले तो जब भी किसी विद्यार्थी के सामने ये नाम लिया जाता है कि भैया तेरा इंटरव्यू है, तो सर उसको डर लगता है। इस डर के पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, ये जो इंटरव्यू के नाम का या परीक्षा मैं कुछ भी कहूं, उसको सुन के डरना, ये इन्वायरमेंटल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने हेरिटरी या कुछ हो। तो मैं तो यहां पर शुरुआत इस प्रश्न की यहां से करूंगा, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। जब हमने ऊपर जाने का सोच ही लिया कि आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, फिर डर किस बात का? लेकिन डर स्वाभाविक होता है, तनाव स्वाभाविक होता है। और कुछ तनाव जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं मनोविज्ञान में, वो होना भी चाहिए क्योंकि वो मोटिवेट करता है। लेकिन वही तनाव, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है, लेकिन अगर वो तनाव आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। सहज लो, सिंपल लो। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न क्वालिफाई करके गए हो, आप में वो एबिलिटी है। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि जो सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। कोई एनसाइक्लोपीडिया तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सोचना कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा, इससे हमें डर लगता है। और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वही होते हैं जो आपको पढ़ा रहे टीचर्स टाइप के। आदमी डिफरेंट होते हैं तो ह्यूमन बीइंग। तो डर हमारे सोचा हुआ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने डर ही मन में पैदा कर लिया तो वो नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो भी काम करो, इंटरव्यू करो, एंजॉय द सिचुएशन, उसको एंजॉय करो। मैं जा रहा हूं एंजॉय करने, एक फेस्टिवल है मेरे लिए, क्योंकि मैं रिटर्न पास करके आया हूं, एक त्योहार है मेरे लिए। मैं एंजॉय करूंगा, जो आएगा मैं उसका जवाब दूंगा, जो नहीं आए उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो इंटरव्यू है वो बेसिकली आपके नॉलेज का नहीं है, क्योंकि नॉलेज का जो टेस्ट था वो तो आपका प्री एग्जाम था। जो आरंभिक परीक्षा होती है सिविल की, वो चाहे आरएस प्री हो, चाहे यूपीएससी प्री हो, और चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस का प्री हो, जो आपका प्री एग्जाम होता है वो बेसिकली आपके ज्ञान का एग्जाम होता है। और जो मेंस का एग्जाम होता है वो आपके नॉलेज के एनालिसिस का है, ज्ञान का विश्लेषण है। लेकिन सर ने कहा कि आपका इंटरव्यू जो है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, इसलिए बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। इसी प्रकार से सर कुछ बच्चों को ये कहना होता है कि सर मान लीजिए हम नहीं डरेंगे, तो फिर इस स्थिति में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं कि जैसा दौलत खान सर बता रहे थे, ये वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अब पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से बना, जिसका मतलब मास्क, मुखौटा। हम जैसा मुखौटा लगाते हैं वैसा बिहेव करते हैं। ये पर्सनैलिटी का एक लिटरल मीनिंग है। यहां पर्सनैलिटी का मतलब आपके लुक्स नहीं है, पर्सनैलिटी आपकी ड्रेस नहीं है, आपके फीचर्स नहीं है, आपकी कद काठी नहीं है। पर्सनैलिटी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस पावर, स्ट्रेस में आप अपने आप को कैसे बाहर निकालते हो, ये बोर्ड वहां पर केवल देखता है। इसलिए कुछ स्टेप्स को हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि जो आपको इंटरव्यू के समय ध्यान में रखने चाहिए। जैसे जब आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद दरवाजा खुलता है, वहां आप आओ, बोर्ड बैठा होता है। जहां अगर कमरा बहुत बड़ा है, जहां आपके बोर्ड के मेंबर्स के साथ आई टू आई कांटेक्ट हो,
वहां पर आकर चेयरमैन को, जो बीच में होता है चेयरमैन होगा, उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्ते, जो भी कहना है, आदाब, जो भी कहना चाहते हो वो आप कहिए और बाकी मेंबर्स की तरफ मुस्कुराकर देख लीजिए। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, हर मेंबर को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। सेपरेट नहीं करना चाहिए, सेपरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड में मान लीजिए 3 मेल है, 1 फीमेल मेंबर है, चेयरमैन मेल है, तो फिर मैडम को अलग से आप मैडम करके कर सकते हो। आप वहां से चलिए और चलने के बाद जब आई कांटेक्ट हो उनको आप संबोधन करें, फिर कुर्सी के पास आकर खड़े हो जाएं। जैसे आप खड़े होते हैं, चेयरमैन आपको कहता है कि सर बैठिए, तो मुस्कुराते हुए बिल्कुल सौम्य भाव में थैंक यू सर कह के आप कुर्सी पर बैठ जाएं। बैठ सकते हैं। सर तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए इंटरव्यू की? सर तैयारी के बारे में अभी कब से करनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज और बताऊंगा कि अब आप कुर्सी बैठने के बाद सामान्यता ये देखा गया कि बच्चों के बैठने का जो पोस्चर है। सर मैं बता दूं सर पहले, हाँ। जैसे सर मान लो मैं हाँ। मैं आपके सामने स्टूडेंट हूं सर, ठीक है। और मैं सर बैठ गया, हाँ ये सर, हाँ, ये सही है सर? गलत, बिल्कुल गलत है सर, ये गलत है? बिल्कुल गलत। अच्छा ठीक है सर, ये वाला ना बिल्कुल ये भी गलत ना, ये भी गलत है, तनाव में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। विद्यार्थियों मेरी बात को ध्यान से सुनना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अधिकांश कोचिंगों में सिखाया जाता है कि आप ऐसे बैठ जाइए, आप ऐसे कीजिए। आप सर की बात पर ध्यान देना कि एग्जैक्टली आपको कैसे बैठना चाहिए। यस सर। देखिए, जैसा कि हम लोग बता रहे थे, सर ने भी करके भी डेमो भी करके दिखाया, घुटनों पर हाथ रखकर बच्चे बैठ जाते हैं। 99% सिखाया जाता है। मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पर हाथ रखकर बैठता बच्चा, बहुत सी बार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर जो होते हैं, हम लोग टोक देते हैं, ये किसने सिखाया, ये कैसे बैठे हो। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई इसमें दिक्कत है। जब हम यहां घुटनों पे हाथ रखकर बैठेंगे तो बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहेगी, और जब बॉडी तनाव में रहती है तब विचारों का मंथन, आवागमन रुक जाता है और हमारा नेचुरल फ्लो नहीं हो जाता। बोर्ड आपको नेचुरल देखना चाहता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं। ऐसे करके बैठ जाओ, वो भी गलत है। आप क्या करें, जितना कुर्सी पर पीछे जा सकते खिसकिए, अपनी कमर को, बैक को, जो सीटिंग है वहां पर लगाएं, बॉडी को ढीला छोड़ें और आराम से हाथ यहां रखकर बॉडी को ढीला छोड़ते बैठ जाएं। अब यहां कभी इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, जैसे आप रिलैक्स होंगे तो रिलैक्सेशन पोजीशन में आपका थॉट प्रोवोकेशन भी अच्छा होगा। मैं अगर अपनी बॉडी को तनाव करके बैठ जाऊं तो मैं भी अपने लेक्चर में पॉइंट्स पर अटक जाऊंगा, लेकिन अगर मैं रिलैक्स हूं तो मैं नेचुरल बात कर रहा हूं, जैसे सामान्य बात करता हूं। अब यहां आप बैठ जाए, जहां जरूरत हो वहां एक्शन के लिए हाथ को खोले भी, क्योंकि मैंने कहा यह पर्सनैलिटी का टेस्ट है। बोर्ड आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका नेचुरल बिहेवियर देखना चाहता है। जैसे मैं एक बोर्ड का अनुभव बताऊं, एक बच्ची से मैंने न्यूटन का लॉ पूछा, तो उस बच्ची का लड़की का कैंडिडेट रिएक्शन क्या था? उसने कहा सर जब बॉल आती है तो बॉलर जब कैच करता है अपने हाथ को विड्रॉ कर दे, उसका स्टूडेंट का एक्शन इंटरव्यू में वो हाथ को पीछे खींच रहा है फोर्स को अपोजिट के लिए। ये उसका इतना अच्छा बॉडी था, पूरा बोर्ड इतना इंप्रेस हुआ कि व्हाट ए नेचुरल बिहेवियर। तो वहां सामान्य व्यवहार करना है अपने को। इस प्रकार आराम से बैठिए और हाथ को खोलिए, फिर जैसे बॉडी स्ट्रेस में आएगी गड़बड़ होगा। दूसरा, एक बात और ध्यान रखें, बहुत से लोग, ये मैंने इंटरव्यू का अपने अनुभव बता रहा हूं, 99.9% बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को देखते रहते हैं। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट जिसको कहते हैं। अब ये फैक्ट सही है, जिसने प्रश्न पूछा हम उसको देखें, लेकिन इंटरेक्शन किसके साथ कर रहे हैं? उसके साथ नहीं, पूरे बोर्ड के साथ। एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो क्या वो एक बच्चे को देखकर पढ़ाता है? उसकी नजर सारे बच्चों की तरफ घूमती है। तो आप किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो? सभी के साथ। तो जो देखे उसको 80 क्वेश्चन पूछे, उसको 80% देखिए, लेकिन बीच बीच में नजर अपने को बाकी मेंबर्स की तरफ घुमा लेनी चाहिए। इससे आप सहज रहते हैं और बाकी मेंबर्स को भी आपको जो है वो पता चलता रहता है। सर एक चीज और, जैसे विद्यार्थी कई जगह जाते हैं, तैयारी करते हैं और अच्छी कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां करते हैं सर, जिससे एक मतलब 20 पॉइंट अच्छे बताए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जो उसका पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो इस दौरान हमें किन चीजों से बचना चाहिए सर? देखिए, जब आप इंटरव्यू देते हैं, कुछ क्वेश्चंस मेंबर्स फैक्चुअल पूछ बैठते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन कितनी है, ये युद्ध कब हुआ, इसका ईयर क्या है। फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर आप सॉरी कहते हो तो बोर्ड बिल्कुल माइंड नहीं करता,
क्यों नहीं करता? बोर्ड आपकी ईमानदारी को अप्रिशिएट करता है, उसको देखना चाहता है। आप नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। अब एसी लगा हुआ है, अब एसी का सब वर्किंग प्रोसेस बताओ क्या है, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं कह दूंगा सॉरी। बोर्ड बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन सिचुएशनल पूछे जाएं, जो एनालिटिक पूछे जाएं, वहां पर आपको सॉरी बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वह एनालिसिस करने में सक्षम नहीं है, और एनालिसिस में सक्षम नहीं है तो एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनोगे? जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल पूछा, मैं सवाल पूछ रहा हूं बोर्ड में कि मैं सुबह 7 बजे वॉक करने निकला, रास्ते में एक अनाथ आश्रम है, एक मॉल है और एक मंदिर है। अब तीनों जगह मान लीजिए आग लगती है, तीनों जगह आग लग गई, तो आपका रिएक्शन क्या हुआ? इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? अब यहां अगर आप सॉरी कह देते हो, यू आर नॉट फिट फॉर द ऑफिसर, क्योंकि आप में विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। अब यहां विश्लेषण कैसे करना है? सुबह 7 बजे वॉक का टाइम है, मॉल में कोई बंदा ही नहीं है, मॉल खाली पड़ा, मॉल तो खुलेगा 9-10 बजे। एनालिसिस करिए। अब अगर मॉल बंद है तो सामान को जलने दो, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर में कम बच्चे होंगे, लोग कम होंगे, मंदिर मस्जिद में स्पेस भी ज्यादा होगा, सारे एडल्ट होंगे, वो भाग के अपना बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो अनाथ आश्रम है, वहां अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे, उनको बचाना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले सर अनाथ आश्रम जाकर वहां पर करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यहां सॉरी नहीं कहना है। मैं बहुत से बोर्ड के अनुभव बता रहा हूं, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पे बच्चा सॉरी बोलता है, तब भी हम लोगों ने उसको अच्छे नंबर दिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पे मेरे को आप पूछ लीजिए, हो सकता है मैं भी किसी क्वेश्चन पर सॉरी बोल दूं, क्योंकि नो वन इज एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन जो सिचुएशनल क्वेश्चन है, वहां तो आपकी एनालिटिक एबिलिटी, यही पर्सनैलिटी का आपका टेस्ट है, देखी जाएगी। सर, इस पूरे आरएस का इंटरव्यू चाहे यूपीएससी का हो सर, इसमें करंट इश्यूज की क्या भूमिका होती है सर, और उसमें हमें न्यूज़पेपर को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए सर? देखिए, करंट इशू की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं करंट इशू का मतलब क्या हुआ, मैं अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हूं या नहीं हूं। बिल्कुल। अगर मैं अपने एक ऑफिसर को क्या है, अपने चारों इन्वायरमेंट को क्लियर पता होना चाहिए। करंट अगर मुझे नहीं मालूम, पानीपत का युद्ध कब हुआ, पहला विश्व युद्ध कब हुआ, हार्डली मैटर्स। लेकिन मेरे शहर में, मेरे देश में पिछले 2 महीने में क्या हुआ, अगर मुझे वही नहीं मालूम, तो फिर मैं कैसे आरएस ऑफिसर बन सकता हूं? इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप आदत बना लीजिए, रोज सुबह उठकर अखबार पढ़िए। और हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं, एक्सपर्ट्स लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो रास्ते में अखबार पढ़ते हुए जाते हैं, और उसी में से वो क्वेश्चंस पूछ बैठते हैं। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर अखबार कैसे पढ़ें? अखबार पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, एक रजिस्टर बनाओ। उस रजिस्टर में जैसे पहले पेज पर आपने लिख दिया पुरस्कार, अवार्ड्स, फिर 4-5 पन्ने छोड़ दीजिए, फिर लिखिए स्पोर्ट्स, खेल, फिर 4-5 पन्ने छोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए राज्य की जन कल्याण योजनाएं, फिर एक पन्ना छोड़ दीजिए अन्य घटनाएं, फिर छोड़ दीजिए अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। आज मैंने अखबार पढ़ा, उसमें आया इतने पद्म पुरस्कार मिले, नोट कर लिया, इतना ये मिला, नोट कर लिया। आज इंडिया वर्ल्ड कप में T20 में कहां पर है, वो नोट कर लिया। कौन सा मैच जीता, नोट करते जाइए। हमारे क्या घटनाएं घट रही हैं, उनको नोट करते जाइए। जब आप रजिस्टर में डेली नोट करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका करंट रिटर्न में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। क्यों? जो आदमी खुद जब रजिस्टर बनाता है, वरना हम लोग करते क्या है, किताब पढ़ते हैं, जीके की नोट्स जो हमें मिलते हैं उनको पढ़ते हैं और उस समय याद आ जाता है। ह्यूमन मेमोरी ये कहती है कि जो चीज जितनी बार मेरी आंखों के सामने से निकलेगी, उतना मेरे मस्तिष्क में जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैंने अखबार पढ़ा, उसके बाद में कॉपी में लिखा, और जब आदमी खुद लिखता है तो ह्यूमन नेचर है, उसको पढ़ता भी है। अब आपने पढ़ा, जब जिस चीज को 4-5 बार पढ़ लोगे, वो जाएगी कहां, आपके दिमाग में जाएगी। जिस रूट पर आप रेलवे में सफर करते हो साल में 20 बार, अगला स्टेशन आने से पहले कह देते हो कि ये मिर्ता रोड आने वाला है, ये स्टेशन आने वाला है। हम रेलवे में थोड़ी है, लेकिन क्यों, हमने उन स्टेशनों को देखा। तो न्यूज़पेपर की आदत डालिए। अभी कल परसों के अखबार में था, आपने पढ़ा होगा, केरला या किस गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया कि फर्स्ट पीरियड में न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा, बच्चों को होगा, और वीक में एक बार उनका एग्जाम होगा। मोर ओवर, एक अधिकारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूज़पेपर ही है जो सुबह 5-6 बजे उठकर उसको उसके शहर की सारी ताजा खबर देगा कि मेरे शहर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वरना सरकारी सूचनाएं तो बाद में आएंगी। तो इसलिए न्यूज़ पढ़ने की पेपर आदत डालिए, उससे आपका जीके अच्छा होगा, आपके प्री में भी काम आएगा, और इंटरव्यू में तो 100% वो काम आना ही आना। सर, दूसरा ये भी तो है ना कि जितने भी
इंटरव्यू एक्सपर्ट्स होते हैं जो पैनल में बैठते हैं वो 50 से बहु होते हैं सर। सारे उनकी आदत होती है कि वो बिल्कुल। अखबार पढ़ के आते हैं। बिल्कुल। और अखबार पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले एक सामान्य प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिल्कुल। वो वहीं से वहीं न्यूज़पेपर से। पढ़ते हैं कि आज आपने समाचार पत्रों में क्या पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से वहीं प्रश्न से बनने की संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। दूसरा, अगर आपका करंट इश्यूज तैयार है तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी मजबूत कॉन्फिडेंस है। बढ़ा। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि उसमें झूठ मत बोले। आपने कह दिया मैं अखबार पढ़ता हूं, तो हम ये चेक करने के लिए कि आप पढ़ते भी नहीं, संपादक कौन है, उस पे रिलीजन पे लेख कौन लिखता है, इकोनॉमिक्स के लेख कौन लिखता है, स्पोर्ट्स की न्यूज किस पेज पर आती है, फलानी न्यूज किस पेज पर आती है, ये हम पेज वहां पर बदल बदल के पूछते हैं। अब अगर आपने पढ़ा तो आप हम्बल ही कहिए कि नहीं नहीं सर, स्पोर्ट्स की न्यूज यहां पर लास्ट नहीं, लास्ट बड़ 1 पेज पर आती है। सर मेरे हिसाब से उसको डे फर्स्ट से, वेरी फर्स्ट डे साहब, उससे बिल्कुल तैयारी शुरू करनी चाहिए। मेरा आज ही इंटरव्यू है और बिल्कुल। उसको उसी मेथड से पेपर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आप अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, आदत डाल लीजिए। बच्चे कई बार कहते हैं सर सुबह क्लास में चले जाते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। चले जाते हैं तो शाम को पढ़िए। जैसे चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए आधा घंटा निकालते हो, आधा घंटा आप केवल न्यूज़पेपर ले निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर एक चीज में आपके नेतृत्व में उत्कर्ष संस्थान जो है सर, लगातार फाउंडेशन बैचेज के भी इंटरव्यू हमने शुरू कर दिए हैं, वो चाहे जयपुर सेंटर हो, जोधपुर सेंटर हो। सर इसका क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जब आपका एनुअल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं भारत में, वो अपने मॉक इंटरव्यू चलाते हैं। जैसे आरएस मेंस का रिजल्ट आ गया उसके बाद में, आईएएस का आ गया, उसके बाद आरएस का आ गया, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आने के बाद यूजुअली आने के बाद। अब आने के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें कितनी तैयारी आप कर लोगे? क्योंकि वो तो एक तो एंग्जाइटी उसकी होती है कि मेरा इंटरव्यू है, इसलिए उस समय आप एक, और मेरा ये कहना, अगर उस समय आप कर रहे हैं तो ज्यादा मॉक इंटरव्यूज मत करिए, मैक्सिमम 2-3 करें। क्योंकि जितने मॉक इंटरव्यूज आप अलग अलग जगह पर जाकर करते हैं, सबके पैनल अलग हैं, वो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उत्कर्ष इस बात का प्रयास कर रहा है, हम लोग ये चाह रहे हैं, कर रहे हैं, स्टार्ट कर भी दिया है कि जिस दिन बच्चा फाउंडेशन कोर्स में आया, उसी दिन से अभी से उसको तैयारी शुरू करवा दें। बिल्कुल सर। हमारे पास बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के आते हैं, जो बोर्ड के सामने बोलने में भी हिचकिचाहट करते हैं, लेकिन अगर अभी से उनको हम तैयार करवाएंगे, जब तक उनका फाइनल होगा और रिजल्ट आएगा, तब तक तो इंटरव्यू के लिए अपने आप को मैच्योर इनफ कर लेंगे, और फिर उस समय जो लास्ट में मॉक देगा उसमें उनका बढ़िया होगा। तो उत्कर्ष इस बात को प्रयास में लगा हुआ है और हम लोगों ने इसको शुरू भी कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं जब इस प्रकार के फाउंडेशन बैच के इंटरव्यू ले रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे इतने खुश होते हैं, वो कहते हैं सर हमें कम से कम बोलना आ रहा है, जो हिच थी वो हमारी दूर हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो उत्कर्ष इस मामले में निश्चित रूप से एक अनूठी पहल कर रहा है। AK मलिक सर, मैं अब चाहूंगा कि अंतिम 2 लाइन बोल करके आप इनको संदेश दें कि अभी से आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। देखिए, अभी से इंटरव्यू तैयारी करने के लिए आप अपना जो भी कोर्स वर्क है उसको एक बार देखें। आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आप, उसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप बीए में अगर आपके सब्जेक्ट है, बीएससी है, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, वहां पर आपको डेप्थ में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मुझे सेल के बारे में भी नहीं पता, मुझे न्यूरॉन के बारे में भी नहीं पता। हिस्ट्री है तो मुझे पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार कब हुआ, ये कब हुआ। तो वो आप एक बेसिक नॉलेज रखें। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अखबार डेली पढ़ें। आप अगर जब तक आप मॉक में नहीं आते हो, घर अपने दोस्तों से ग्रुप बना के डिस्कस करें, आपको बोलने का अभ्यास होगा। अखबार डेली पढ़ें, उसको नोट करें, इससे आपका नॉलेज अच्छा बनेगा, आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। इंटरव्यू में जब आप जाएं, एक बात का ध्यान रखना, जब आप इंटरव्यू में आगे सर्विस कमीशन पहुंच गए, किसी भी मध्य प्रदेश हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, बाहर एंग्जाइटी मत डेवलप करिए। क्योंकि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, कोई कोर्स नहीं है, अंधा कुआं है। आप ये तो जो होगा, जो आएगा, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना है। जैसे जितना पूछा जाए, प्रश्न का उत्तर उतना ही देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो अगर आप उत्तर बढ़ा के देना चाहते हैं तो वो वर्ड बोल जाना जो आपको पता हो। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार इंटरव्यू में हम लोग गए तो बच्चे ने बोला, उसने बोल दिया साहब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें ये हो गया। अब आपने मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम घर से पढ़ के थोड़ी जाएंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने बता दी, मैं उस पर इंटरव्यू ले लूंगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं जिससे आपको ज्ञानता हो, आपको पता ना हो। दूसरी चीज का ध्यान रखना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर की टेंडेंसी होती है, जो इंटरव्यू दे के बाहर आता है उसको सब घेर लेते हैं। प्रेस वाले तो घेरते हैं, कैंडिडेट घेर लेते हैं कि अंदर क्या पूछा जा रहा है। मैं
बच्चों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी मत पूछना, क्योंकि जो उससे पूछा वो आपसे पूछे जरूरी नहीं। प्रोफाइल अलग है। प्रोफाइल के अलावा क्या होता है खान साहब, अगर जो इंटरव्यू दे के आया वो बहुत होशियार है, स्मार्ट है, कंपटीशन है, वो 2-4 सवाल ऐसे बोल देगा, उसको पता है कि इसका किसी के पास जवाब ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे उसने 2-3 सवाल बताए, आपके मन में आ गया बाप रे बाप, ये सवाल पूछ रहे हैं, ये इसका जवाब तो है ही नहीं है। खुद के उत्तर और भूल जाएगा। बस आप उस समय मोबाइल तो है नहीं, या वो कह देगा जो बीच वाले सर बैठे हैं ना बड़े डेंजरस हैं, बहुत कठिन सवाल पूछते हैं। अब आप बीच वाला बोलना भी शुरू नहीं हुआ, उसको देखकर डर आपको पहले से लग जाएगा। सर एक लगातार एक कमेंट आ रहा सर, और वो कमेंट है सर हॉबी से रिलेटेड, कि कई बार हॉबी आपकी क्या है, आपकी रुचि क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर ये बच्चा पूछ रहा है, तो हॉबी बेसिकली क्या भरनी चाहिए, और अगर भरें तो क्या ध्यान रखें सर? देखिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हॉबी और इंटरेस्ट के अंदर बेसिक अंतर होता है। रुचि वह होती है वेयर यू आर एब्जॉर्ब्ड इन, जिसमें आप डूब जाते हो और उसके बिना आपका गुजर नहीं है, गुजारा ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हॉबी वास्तव में वो होती है जो आप पास टाइम, स्ट्रेस आया, टाइम पास करना है, वो समय में क्या काम करता हूं। पढ़ के बोर हो गया, मैं गाना सुन लेता हूं। मैं पढ़ के बोर हुआ, मैं किताब पढ़ लेता हूं। बच्चे हॉबी और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेरा तो यह कहना, ईमानदारी से वही हॉबी लिखें जो जिसका आपको पता हो, जो आप वास्तव में करते हो। जैसे कई बच्चे सर भर देते हैं कुकिंग, हाँ, गार्डनिंग। कुकिंग तो ठीक है, मैं सब बोर हुआ, मैं जाके किचन में कुछ नहीं चाय बना लेता हूं, एंजॉय करता हूं। बच्चे हॉबी क्या भर देते हैं, जिम जाना। अब जिम हॉबी कैसे हो सकती है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। जिम में टाइम स्लॉट मिलता है कि सुबह का आधा घंटा, कि शाम का आधा घंटा, दिन में। अब मैं पढ़ के दोपहर को 3 बजे बोर हुआ, अब मैं जिम में कहां जाऊंगा भाई? सर दौड़ना मेरी हॉबी है। अब दौड़ना हॉबी है तो 3 बजे धूप में कहां दौड़ने जाओगे भाई? तो आप ये लिखो, संगीत लिख दो, हल्का फुल्का म्यूजिक सुनता हूं, मैं स्पोर्ट्स का, मैं क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा हो तो रिकॉर्डिंग देख लेता हूं। हॉबी में, अगर हॉबी पास टाइम पे है, अगर आपसे कोई गहराई में सवाल पूछे कि साहब ये बताओ अगर आपकी हॉबी है तो फिर ये संगीत क्या है, तो मुस्कुराकर जवाब देना। बोर्ड अप्रिशिएट करता है कि सर ये मेरी हॉबी है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। हाँ, एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट होना अलग बात है, लेकिन हॉबी होना अलग बात है। लेकिन हॉबी बिल्कुल ना भरो, यह भी गलत लगता है, क्योंकि जिसकी हॉबी नहीं लगता है जीवन बड़ा नीरस है। तो सिंपल हॉबी भर सकते हो, जिसकी हॉबी है वो भरे। स्टैम्प्स की है, पढ़ने की है तो फिर आपको बुक्स पता होने चाहिए, ठीक है। मूवी देखना है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन संगीत है तो हल्का फुल्का संगीत ध्यान में रखो। तो इस प्रकार हॉबी हमें भरना चाहिए। ऐसी नहीं कि हॉबी भरो जिसमें कि आप फंस जाओ कि दोपहर को 3-4 बजे भाई कहां जाओगे हॉबी पूरा करने। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पर बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, जिसमें विद्यार्थियों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, और किस प्रकार से अपनी हॉबी को ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से करंट इश्यूज को तैयार करना चाहिए। तो इन तमाम बातों के लिए मैं उत्कर्ष संस्थान की ओर से हमारे आधार स्तंभ AK मलिक सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।